गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधों पर चर्चा करेंगे कि मनु ने परराष्ट्र संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो आज का हमारा व्याख्यान परराष्ट्र संबंधों पर आधारित रहेगा। मनु ने केवल आंतरिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका ही वर्णन नहीं किया है, उसने बाहरी जो संबंध हैं या एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों को किस प्रकार अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए उसके बारे में भी मनु विस्तार से चर्चा करता है। और इसके संबंध में मनु दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये हैं मंडल सिद्धांत और षटगुणीय नीति। परराष्ट्र संबंधों में मनु इन दो सिद्धांतों की चर्चा करता है, मंडल सिद्धांत और षटगुणीय नीति। मनु के मंडल सिद्धांत के अनुसार राजा को जो अपनी शक्ति है, अपने जो प्रभाव है, उसके विस्तार के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए और इसके लिए आवश्यक ये है कि राजा महत्वाकांक्षी हो, अपने राज्य विस्तार के लिए हमेशा जागरूक रहने वाला हो, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब वह मंडल सिद्धांत के आधार पर अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों की स्थापना करे। मंडल सिद्धांत का अर्थ है कि राज्य का जो प्रभाव क्षेत्र, जिसका मुख्य आधार विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है, और मंडल सिद्धांत का संबंध उस राजा से है जो राज्य की सीमा विस्तार में आस्था रखता हो, यानी हमेशा विजय की आकांक्षी हो। तो मंडल सिद्धांत में राजा को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति का निर्माण करना चाहिए ताकि जो शक्ति संतुलन है वो हमेशा जो मंडल सिद्धांत के मध्य में जो राजा है उसके पक्ष में बना रहे। मंडल सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु विजय की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है उसको मनु विजिगीषु राजा की संज्ञा देता है, और इसको केंद्र मानकर मनु 12 राज्यों के मंडल की एक रचना करता है। मनु को मानना है कि एक राजा का जो पड़ोसी राज्य है वो स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है, और दूसरी स्वाभाविक बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र भी हमेशा शत्रु होता है। जो विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य होगा वो अरि यानी शत्रु राज्य होता है, और विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर लेकिन उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का जो राजा शत्रु है उसके आगे का जो राज्य है वो विजिगीषु का मित्र होगा, और इस प्रकार ये क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। तो ये जो 5 राज्य हैं वो विजिगीषु के सामने वाली यानी आगे की दिशा में होते हैं, और इसी प्रकार कुछ राज्य उसकी पीछे की दिशा में होते हैं। इसके अलावा 2 राज्यों की बात और करता है मनु, उनको वो मध्यम तथा उदासीन की संज्ञा देता है। और मध्यम ऐसा राजा होता है जिसका जो प्रदेश है वो विजिगीषु राजा और अरि राज्य दोनों की सीमाओं से लगा होता है। तो मध्यम राजा दोनों की, चाहे वो परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है, और आवश्यकता पड़ने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन जो राज्य है वो इन दोनों ही राज्यों की सीमाओं से परे होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है,
और वो आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी उनकी इसमें से सहायता कर सकता है। तो मनु ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राजा को अपनी नीति और योजना किस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए, उस राजा को कौन कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन कौन से राज्य उसके दुश्मन हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर अपनी भावी योजना का निर्धारण करना चाहिए, ताकि मंडल सिद्धांत में जो राज्य की सुरक्षा है उसका शक्ति संतुलन उसके पक्ष में रहे। अगर राजा इस प्रकार की नीति को नहीं अपनाता है तो राज्य की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो मनु का मानना है कि मंडल सिद्धांत के आधार पर जो राज्य उसके मित्र हो सकते हैं उनके साथ राजा को मैत्री संबंध बनाए रखना चाहिए, उन्हें और मजबूत करना चाहिए, और जो उसके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उन राज्यों को कमज़ोर करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा परराष्ट्र संबंधों में सिद्धांत है वो है 60 गुणी नीति, यानी 6 लक्षणों वाली नीति। और इस नीति के अंतर्गत मनु ये बताता है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए, उसका उल्लेख वो इस 60 गुणी नीति में करता है। और वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों की विवेचना भी मनु करता है। और राजा को मनु ये परामर्श देता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में इन 6 जो लक्षणों वाली ये नीति है उसका चयन परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। 60 गुण नीति में जो पहला लक्षण मनु बताता है वो है संधि, यानी संधि का अर्थ है जब राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे, तो उस संबंधित राज्य के साथ राजा को मित्रता कर लेनी चाहिए। और इस मित्रता को मनु संधि का नाम देता है। और मनु ने संधि के भी 2 प्रकार बताए हैं, समान क्रमा संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच में जो संधि होती है उसको मनु समान क्रमा संधि कहता है, और असमान क्रमा संधि अर्थात असमान शक्तियों के बीच में जो संधि होती है उसको मनु असमान क्रमा संधि की संज्ञा देता है। तो संधि का मतलब ये है कि राजा को अपने विवेक से तात्कालिक रूप से या भविष्य में किस प्रकार से लाभ हो सकते हैं, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्यों के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। दूसरा इस नीति का जो लक्षण है वो है विग्रह, और विग्रह का अर्थ है युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राज्य की सभी परिस्थितियाँ राजा के पक्ष में हो, क्योंकि अगर परिस्थितियाँ विपक्ष में हो तो उस स्थिति में विग्रह को नहीं अपनाया जाना चाहिए। विग्रह के भी 2 भेद बताए गए हैं मनुस्मृति में। पहला, जो दुश्मन है उसकी कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, तो ये विग्रह का प्रथम रूप है। और विग्रह का दूसरा रूप कि राजा के मित्र पर किए गए आक्रमण के विरोध में भी विग्रह को अपनाया जा सकता है। तो विग्रह में मनु राजा को ये परामर्श देता है कि उसको तभी अपनाया जाना चाहिए जब राज्य की सभी स्थितियाँ उसके अनुकूल हो। तीसरा जो इस नीति का लक्षण है वो है यान, और यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ हम कह सकते हैं कि आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को, दुश्मन पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को भी अपनाया जा सकता है। और यान की स्थिति को भी तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को मजबूत देखे और उसे ये विश्वास हो जाए
कि इस समय जो दुश्मन है उसकी स्थिति निर्बल है, वो कमज़ोर है। मनु ने यान के भी 2 वेद बताए हैं। पहला, जब दुश्मन संकट में हो तब राज्य को अपने बलबूते पर उस पर आक्रमण करना चाहिए, तो ये यान का पहला रूप है। लेकिन जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो तब वह मित्र की सहायता लेकर दुश्मन पर आक्रमण करे, तो ये यान का दूसरा रूप है। तो यहाँ भी मनु राजा को ये सलाह देता है कि यान करने से पहले राजा को अपनी सेना की स्थिति का ठीक ढंग से उसकी जांच कर लेनी चाहिए। राज्य की परिस्थितियाँ आदि का ध्यान में रख के ही यान को अपनाने की सलाह देता है। अगला लक्षण है आसन। अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता या उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन कहलाता है। आसन थोड़े समय के लिए अपनाई जाने वाली नीति है और इस नीति को अपनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो दुश्मन है उसको शांत रखना और स्वयं उस समय शक्ति का अर्जन करना। मनु आसन के भी 2 रूप बताता है। पहला, जब सेना युद्ध में मारी जाए या कमज़ोर हो जाए, और दूसरा जो कोष है उसके क्षीण हो जाने पर इस प्रकार की नीति को अपनाया जाना चाहिए। और दूसरा आसन तब अपनाना चाहिए कि मित्र के अनुरोध पर भी अपनाया गया जो भाव है वो आसन कहलाता है कि मित्र युद्ध के लिए अनुरोध करे लेकिन राजा उस समय तटस्थ या थोड़ा समय उदासीन हो जाए, तो इसको भी आसन कहते हैं। तो जब राजा को ये लगे कि शत्रु पक्ष है वो मजबूत स्थिति में है, उस समय शत्रु से युद्ध न करके थोड़े समय के लिए राजा को तटस्थ हो जाना चाहिए या उदासीन हो जाना चाहिए या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, और उस समय राजा को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए, अपने कोष को मजबूत करना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में राजा को आसन की नीति अपनानी चाहिए। अगला जो है वो है द्विवेदी भाव, और द्विवेदी भाव की व्याख्या मनु ने हम कह सकते हैं कौटिल्य से अलग रूप में की है। मनु के अनुसार द्विवेदी भाव अपने से अधिक जो शक्तिशाली शत्रु है उससे रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली ही एक रणनीति है। कि मनु ने राजा को परामर्श दिया कि जब दुश्मन स्वयं से अधिक शक्तिशाली हो तो राजा को अपनी सेना को 2 भागों में बांट लेना चाहिए। सेनापति के अधीन सेना का एक भाग दुश्मन पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे, और शेष जो सेना है उसके साथ राजा को अपने दुर्ग या किसी अन्य सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों की सहायता से शक्ति का संचय करना चाहिए। तो द्विवेदी भाव हम कह सकते हैं कि दोहरी नीति है, और इसमें मनु राजा को सलाह देता है कि सेना का एक भाग का नेतृत्व सेनापति दुश्मन सेना को रोकने में करे, और दूसरी भाग है सेना का वो राजा के अधीन किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर मित्रों की सहायता से शक्ति का जो संचय है वो करना चाहिए। तो ये है द्विवेदी भाव। अगला इस नीति का लक्षण है वो है संशय, और संशय का अर्थ है जो बलवान है या जो शक्तिशाली राजा है उसका सहारा लिए जाने से है। यदि राजा द्विवेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसमें असमर्थ है, तो उसे बलवान जो शक्तिशाली राजा है उसका सहारा लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मनु राजा को यह परामर्श देता है कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो, और यदि इतना बलवान राजा न मिले तो फिर जो सबल शत्रु है उसका सहारा लेना ही उचित है। तो मनु ने इस प्रकार ये जो षड्गुणी नीति है ये यथार्थ है, वास्तविक है, केवल कोरी कल्पना नहीं है। और मनु की जो ये नीति है हम कह सकते हैं कि तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक रूप से इस पर आचरण करते हैं। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधी जो सिद्धांत है
उसमें युद्ध में राजा के कर्तव्य आदि पर विस्तार से दिशा निर्देश दिए हैं और राजा को ये भी निर्देश दिया है कि राजा को परराष्ट्र जो संबंध है उनके संचालन में साम दाम दंड और भेद सभी उपायों का सहारा लेना चाहिए। दूसरी जो षाटगुणी नीति है उसका जो प्रावधान है वो विशेषतः आपातकाल के लिए किया गया है। साधारण काल अथवा शांति काल में मनु ने राजा को ये सलाह दी है कि राजा को परस्पर मैत्री संबंधों को बढ़ाना चाहिए, राजदूतों का दूसरे राज्यों में आदान प्रदान करना चाहिए और आपसी जो कूटनीतिक संबंध हैं उनका विकास राजा को करना चाहिए। मनु राजा को ये सलाह देता है कि युद्ध है वो आवश्यक होने पर ही करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से राज्य की प्रजा की हानि होती है। आवश्यक होने पर ही युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संबंध में एक विस्तृत जो विवेचना है वो की है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।